हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का पेपर हल करने जा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यह पेपर 2.5 घंटे का होगा तथा इसका पूर्णांक 80 अंक होगा। साथियों, इस पेपर को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस बार एग्जाम में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग नहीं दिए जाएंगे। आपको एक बुकलेट दी जाएगी और उसी बुकलेट में आपको प्रश्न दिए होंगे और नीचे जगह खाली छोड़ी होगी। आपको उस खाली जगह में ही आपको उत्तर लिखना है, अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खरीफ की फसल है गेहूँ, मटर, मक्का और चना। तो इसमें खरीफ की फसल होगी मक्का। से अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक है। ए ऑप्शन होगा मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। अगला प्रश्न, संश्लेषित रेशा है। इसका उत्तर होगा बे नाइलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा ए चांदी। चांदी को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर जो आगे ब्रैकेट दिए गए हैं उसके अंदर ही लिखना है, इसलिए ध्यान रहे कि प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में जहाँ जगह दी गई है वहीं लिखना है। हम लगातार पेपर को हल करते जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड किए जाए आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो इसके अंदर पेट्रोलियम है, यह समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। उत्तर होगा द। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण। वनोन्मूलन यानी वन नष्ट किस कारण से होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कृषि के लिए वनों को काटना, सही है। ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, सही है। दावानल एवं भीषण सूखा, इसके कारण भी वन नष्ट होते हैं, सही है। तो इसका उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन यानी मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका उत्तर होगा ए, मादा के शरीर में। ये प्रश्न लगातार हल करवाए जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम आए तो वहाँ बिना किसी देरी के आप इसका उत्तर लिख सको। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। संकटापन वन्य जंतु कौन सा है। इस प्रश्न में दो ऑप्शन सही है, ब और द। बारहसिंगा और जंगली भैंसा दोनों ही संकटापन वन्य जंतु है। अगला प्रश्न है, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा ए। इन प्रश्नों से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। अगर आवृत्ति न्यूनतम होगी तो जो मनुष्य की आवाज़ है वो भारी होगी और इनमें से ऑप्शन से यानी पुरुष की जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी विद्यार्थी कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहा है वह इसका फ़ायदा उठा सके और 8 बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। साथियों, जो ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार लिख लिख कर याद करें ताकि आपको विज्ञान विषय पे अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यह आपके संपूर्ण सिलेबस से संबंधित है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद करें। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। तो इसका उत्तर होगा से, लोहा। लोहा विद्युत का सुचालक होता है।
अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका उत्तर होगा ब। ई पॉइंट क्लास चैनल पर हम लगातार गणित विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर रहे हैं जो कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। आप ई पॉइंट क्लास चैनल में जाकर उन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप आने का कारण। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। उत्तर होगा स। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस। उत्तर ब, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करती है रुधिर में। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न 15 नंबर के पूरे हो चुके हैं। अब आगे का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं उनको नीचे दिए रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। सेकंड, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है। चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। पांचवा, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। छठा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। सातवां, टेडापोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। आठवां, जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इस प्रकार से आपके 5 नंबर के रिक्त स्थान की पूर्ति करो प्रश्न समाप्त हुए। अब आगे का प्रश्न है, यदि कथन सही है तो सही टी लिखें, यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखें। यानी ये नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, इसके बारे में उसको ब्रैकेट में लिखना है। इसके अंदर पहला है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह गलत है। दूसरा, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी गलत है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यह भी गलत है क्योंकि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चौथा है, अशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है। यह भी गलत है। अशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। पांचवा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। यह सही है। क्लोरोफ्लोरो एक प्रदूषक गैस है, सत्य है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। यह सही है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, सही है। सातवां, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। यह सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार से इनके उत्तर अगर सही है तो टी लिखना है और गलत है तो एफ लिखना है। अब जो आगे का प्रश्न है उसमें कॉलम ए और कॉलम बी इन दोनों में मिलान करना है।
कॉलम ए का सही उत्तर कॉलम बी में देकर उसके साथ मिलान करना है। कॉलम ए में दे रखा है पहला रबी की फसल। रबी की फसल है गेहूं, चना। इसका सेकंड दे रखा है एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। तीसरा कपास। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। चौथा डीजल। डीजल यह एक मोटर ईंधन है। डीजल एक मोटर ईंधन है। पांचवा अंडाणु उत्पादित होते हैं। अंडाणु अंडाशय में उत्पादित होते हैं। इस प्रकार से हमने कॉलम ए और कॉलम बी में मिलाने वाले प्रश्नों के हल किया है। अब यह पेपर जो आया है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो आप जो हिंदी माध्यम में उत्तर देना चाहते हैं वो हिंदी में दीजिए पूरे प्रश्नों के उत्तर, और जो इंग्लिश माध्यम में उत्तर देना चाहता है वो पूरे प्रश्नों के इंग्लिश माध्यम में ही उत्तर दीजिए। इसके बाद में छोटे प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे प्रश्न जो एक एक नंबर के हैं, उनका आपको आंसर देना है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छा उत्तर देना है। अगला प्रश्न है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखना है। ध्वनि प्रदूषक लाउड स्पीकर, वाहनों द्वारा जोर जोर से हॉर्न बजाना, फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न ध्वनि। अगला प्रश्न है विद्युत के एक कुचालक का नाम लिखिए। विद्युत का एक कुचालक। विद्युत का कुचालक लकड़ी, रबड़। अगला प्रश्न है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इससे विश्व उष्णन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब भाग ब में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, कारण सहित लिखिए। हम गर्मियों में सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे क्योंकि गर्मी में सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचयन बनाए रखते हैं। सूती कपड़ों में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती या सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने से आराम मिलता है, इसलिए हम सूती वस्त्र खरीदेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में 3 अंतर लिखिए। धातु में तन्यता गुण होता है, अधातु में तन्यता गुण नहीं होता। धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। धातु में आघात वर्धनीयता गुण होता है, अधातु में आघात वर्धनीयता गुण नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इससे फर्श पर चलना कठिन होता है, क्योंकि साबुन का पानी घर्षण बल को कम कर देता है। इससे हमारे चलने के दौरान पैर तथा फर्श के बीच में पैर की क्रिया के लिए फर्श की विपरीत क्रिया नहीं हो पाती है और हमारे लिए चलना कठिन होता है।
अब आगे का प्रश्न है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पहले विद्युत आपूर्ति बंद करनी चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद नहीं होगी तो हमें करंट आ सकता है तथा हमें झटका भी लग सकता है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें जब भी आग बुझानी हो और अगर वहाँ पे विद्युत कनेक्शन है तो हमें विद्युत आपूर्ति बंद करनी चाहिए। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे तथा हमें किसी प्रकार का करंट नहीं आएगा। इसलिए आग बुझाने के दौरान अगर पानी का उपयोग कर रहे हो तो हमें विद्युत आपूर्ति बंद करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे। भूकंप से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। भूकंप से बचाव के उपाय। भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंप के झटकों को सह सकें। यदि घर में हो तो टेबल के नीचे छुप जाएं। तकिए से अपने सिर का बचाव कीजिए। ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर खड़े रहें। घर के बाहर हो तो ऊंचे भवनों, वृक्षों तथा विद्युत पोल से दूर खड़े रहें। इस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं उनका नाम लिखना है और उनका नामांकित चित्र बनाना है। सौर परिवार में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जैसे इंग्लिश में यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से इनको लिखना है। जैसे शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से सुंदर सा डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अंदर सौर परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखना है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बनाओगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। इसलिए आप इस प्रश्न की लगातार प्रैक्टिस करें ताकि आपको परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी जो गैस उपयोग करते हैं उसका ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, वायु प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, सीएनजी और एलपीजी को परिवहन करना आसान होता है। और तीसरा, खाना जल्दी पकता है, क्योंकि जो गोबर होती है उससे अगर खाना पकाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है, धुआं उत्पन्न होता है। इससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा उससे खाना भी देरी से पकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। खरपतवार जो फसल होती है उसके बीच में अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने की दो विधियां हैं। एक निराई करके यानी हाथ या कुदाली उसी किसी की सहायता से हटाया जा सकता है, और दूसरी विधि है खरपतवार नाशी का उपयोग करके। खरपतवार नाशी का उपयोग करके उसको हटाया जा सकता है। खरपतवार को खेत से हटाया जा सकता है। खरपतवार नाशी में क्या होता है, जैसे 2 और 4D इसका खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है खरपतवार पौधे वो मर जाते हैं और फसल को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
अब इसी के अंदर अथवा में प्रश्न आया हुआ है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई, खेतों में निश्चित अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 विधियां हैं, छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र का उपयोग फसलों में किया जाता है जहाँ एक साथ बहुत बड़े संख्या में पौधों को पानी देना हो। ड्रिप तंत्र का उपयोग बगीचों में किया जाता है जहाँ पेड़ निश्चित दूरी पर होता है। ड्रिप तंत्र में पानी पाइपों के द्वारा छोटी छोटी नोजल लगी रहती हैं, उसके माध्यम से सीधा उस पेड़ पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। इसमें पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का नष्ट होना, वनोन्मूलन होता है। किस प्रकार से वन नष्ट हो रहे हैं, उसका क्या कारण है, यह बताना है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काटना तथा वनों को नष्ट करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। इससे क्या है, वन नष्ट हो जाता है। वनोन्मूलन के जो कारण है वो इस प्रकार से हैं। कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनोन्मूलन करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए अपन वनोन्मूलन करते हैं, कारखाने तथा फैक्ट्रियों में काम लेने के लिए, वो जलाने के लिए, लकड़ी काम में लेने के लिए वनोन्मूलन होता है। इस प्रकार से वनोन्मूलन में इनडायरेक्ट रूप से लकड़ी प्राप्त करना उद्देश्य होता है और इससे क्या है, फर्नीचर भी बनते हैं, कारखानों फैक्ट्रियों में भी काम आती है, जलाने में भी काम आती है। और कृषि योग्य भूमि, अगर जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों का कटाई की जाती है। साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इस प्रकार से जो प्रश्न हल कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे के प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। यानी वाद्य यंत्र है, उनके किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है उनका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले है ढोलक। ढोलक में जो ढोलक का ऊपरी भाग होता है जहाँ चमड़े की झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में जो तानित झिल्ली होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद में आता है सितार। सितार में तानित तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार के अंदर जो तार लगा रहता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद में मंजीरा। मंजीरा में पूरे वाद्य यंत्र से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। मंजीरा यानी झांझ भी बोलते हैं, जिसको आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मंजीरा में पूरा जो वाद्य यंत्र है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आगे का वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी कंपन उत्पन्न करने वाला भाग है। मुंह से उत्पन्न ध्वनि तरंगों में अध्यारोपण। मुंह से जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उससे क्या अध्यारोपण होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। और इसके अथवा में है, वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। तो अपन दूसरे वाला प्रश्न करते हैं, वायु प्रदूषण से क्या आशय है तथा वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी वायु के अंदर अवांछित गैसें मिल जाती हैं, जिससे क्या है कि सजीवों और निर्जीवों दोनों को नुकसान हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हम वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। सांस लेने में कठिनाई, क्योंकि वायु अगर प्रदूषित होगी तो सांस लेने में बार बार दिक्कत होगी। दूसरा, अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो इससे दमा की समस्या होगी और खांसी भी आएगी।
और बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होता है। जैसे रात को सोते हैं तो उनमें स्पेशल आवाज़ सुनाई देती है एक प्रकार की, तो उसको हरहराहट बोलते हैं, वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अम्लीय वर्षा हो जाती है, क्योंकि वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ये इस प्रकार की गैसें ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा और इससे अम्लीय वर्षा होगी, जो क्या है ताजमहल जैसे जो सुंदर इमारतें हैं उनका नुकसान करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के चर्म रोग, चमड़ी से संबंधित जो रोग होते हैं वो सब वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, क्योंकि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार से साथियों, आज हमने विज्ञान विषय का जो पेपर हल किया है उसको अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा सेम एज इट इज़ ऐसा के ऐसा इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे और आपको जो बुकलेट दी जाएगी उसमें जिस प्रकार से मैंने प्रश्न लिखे उसी प्रकार से अच्छे अच्छे प्रश्न उनका उत्तर लिखना है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।